जो टीमें हैं सेना की वो पहुंची। हम जो दुर्घटना हुआ है ट्रेन में जो दुर्घटना हुआ है इसी के लिए हम ब्लड देने के लिए आए हैं भद्रक हमारा डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ब्लड कैंप में हमारा संगठन आया है 22-25 से आदमी लेकर आया हूं ब्लड देने के लिए। अपना मर्जी स्व इच्छा से निस्वार्थ में हमने ब्लड देने के लिए आए हैं भद्रक मेडिकल कि हमारा ब्लड लेके कोई किसी का जिंदगी बच जाए इससे खुशी और दुनिया में कुछ नहीं है, इसलिए हमारा स्व इच्छा से हमने आए हैं ब्लड देने के लिए। मैं ब्लड देने आया यहाँ। ये जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ बहानागा में वहाँ कितना आदमी का निहत हुआ है और बाकी इंजर्ड हुए हैं और उनका ब्लड दरकार है इमरजेंसी में, इसीलिए यहाँ आके ब्लड दे रहा हूँ। आप अपने मर्जी से और खुशी से और किसी का भी भला हो बस इस चीज के लिए। हमारे सहयोगी तपस सिंह गुप्ता भी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हैं, रवि हमारे साथ हैं और मधुरेंद्र भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, जो थ्योरी आप दे रहे हैं उसके मुताबिक आमने सामने की टक्कर जो है वो हुई नहीं है, ये डिरेलमेंट है और डिरेलमेंट के बाद हुई टक्कर है। तो जो हमारे दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं एक बार उनके लिए आप समझाएंगे कि जो आपके सोर्सेज हैं, जो आपके पास इनपुट आ रहा है उसके मुताबिक ये हादसा कैसे हुआ। और एक और सवाल जो मेरा है वो ये कि भाई अगर डिरेलमेंट हुई भी है तो बीच में भी तो स्पेस होता है, दो ट्रैक के बीच में डब्बे वहां पर जाके गिरते सीधा ट्रैक में उछल के चले गए। देखिए बिल्कुल जो सोर्सेज बतला रहे हैं उसके मुताबिक मैं बताऊं कि हावड़ा बेंगलोर जो एक्सप्रेस है सबसे पहले वो डिरेल होती है और डिरेल होके वो दरअसल बगल से गुजर रही कोरोमंडल एक्सप्रेस को अपने चपेट में लेती है और कोरोमंडल एक्सप्रेस के डब्बे जो है वो पहिए से उतर जाते हैं। 22 में से 18 डब्बे कोरोमंडल एक्सप्रेस के भी दरअसल इस दुर्घटना के शिकार होते हुए पटरी से उतरते हैं और वो उतरे हुए जो डब्बे हैं दरअसल वो तीसरे ट्रैक को प्रभावित करते हैं जिस पर जो है गुड्स ट्रेन है और इस तरह से एक के बाद एक तीनों ट्रेन जो है एक दूसरे को हादसे की चपेट में ले लेती है। यानी सबसे पहले हावड़ा और जो बेंगलोर एक्सप्रेस है वो डिरेल होते हुए जो है कोरोमंडल एक्सप्रेस को अपने चपेट में लेती है जिसके चलते कोरोमंडल एक्सप्रेस के डब्बे जो है पटरी से उतर जाते हैं और फिर उतरे हुए डब्बे जो है वो गुड्स ट्रेन को अपने चपेट में लेते हैं और इस तरह से तीनों ट्रेनें प्रभावित होती हैं। अब सवाल उठता है कि इस तरह से हुए हादसे में कैसे एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को चपेट में लेती है। तो जाहिर तौर पर ये तभी संभव है जब ट्रेन की स्पीड काफी ज्यादा हो, क्योंकि स्पीड जितना ज्यादा होगा जाहिर है कि कोलिजन उतना ही ज्यादा भयावह होगा, उतना ही खतरनाक होगा और इस डिरेलमेंट में साफ पता चलता है कि निश्चित तौर पर ट्रेन का स्पीड जो है चाहे हावड़ा बेंगलोर एक्सप्रेस के ट्रेन के स्पीड की बात हो या कोरोमंडल एक्सप्रेस के स्पीड की बात हो, इनकी स्पीड कहीं ज्यादा रही होगी सामान्य से, जिसके चलते जो है वो एक दूसरे को हादसे का शिकार इस बड़े पैमाने पर करती है कि लगभग 250 के करीब लोग जो हैं अब जो आंकड़े बतला रहे हैं अपनी जान गंवा चुके हैं इस हादसे में और लगभग 1000 की संख्या में लोग जो हैं वो घायल हैं और घायलों की संख्या आप समझिए कि और बढ़ती जा रही है। तकरीबन 5 जिले इस वक्त उड़ीसा के मैं आपको बतलाऊं 5 जिले इन्वॉल्व किए गए हैं जिसमें सरकारी अस्पताल के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इन्वॉल्व किया गया है जिसमें इन घायलों का इलाज चल रहा है और चूंकि ट्रॉमा के पेशेंट हैं तो ऐसे में सामान्य अस्पतालों में नहीं ले जाया जा सकता तो ऐसे अस्पतालों में ले जाया गया है जहां पर एक्सट्रीम सर्जरी जो है और खासतौर पे बड़े लेवल की सर्जरी होती है और ट्रॉमा के। मधुरेंद्र, ये जो तस्वीरें आ रही हैं मैं चाहूंगी आप भी देखिए कि ये तस्वीरें देखिए, ये बता रही हैं कि आखिर वहां हुआ क्या था। ये हादसे की भयावहता को बता रही हैं। ये देखिए कि 1, 2, 3 ट्रेन कैसे आपस में एक दूसरे से टकराई हुई हैं, कितना भयानक ये कोलिजन था, समझ से परे। टॉप एंगल तस्वीरें समझा ही नहीं पा रही हैं आखिर यह हादसा कैसे हुआ। मधुरेंद्र कह रहे हैं कि पहले हावड़ा बेंगलोर एक्सप्रेस डिरेल होती है, उसके डब्बे चिटक कर दूसरी जगह जाते हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस वहां से आ रही थी तो उस कोरोमंडल एक्सप्रेस के डब्बे उस हावड़ा बेंगलोर एक्सप्रेस के डब्बों से टकराते हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस के डब्बे डिरेल होते हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन और शुरुआत के डब्बे जो हैं वो जाकर वहां पर खड़ी हुई मालगाड़ी के अंदर चले जाते हैं। जरा देखिए, जरा ये तस्वीरों को समझिए कि क्या समझ में आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि रोड पर जिस तरह के एक्सीडेंट होते हैं एक के बाद एक, किसी चौराहे पे 4-5 गाड़ियां आपस में भिड़ जाती हैं, वैसी तस्वीर कभी रेलवे ट्रैक पर देखने को मिलेगी ये सोचा भी नहीं होगा आपने। और वो भी तब जब हम बुलेट ट्रेन का सपना देखते हैं, आधुनिक सिस्टम्स की बात करते हैं, हम टेलीस्कोपिक टेक्नोलॉजी जो है उसकी बात करते हैं लगाने की बोगीज में, हम कवच सिस्टम से लैस करने की बात करते हैं जहां पर ऑटोमेटिक अगर कोई डिरेलमेंट है, कोई ऑब्स्टिकल है तो ट्रेन जो है वो आपस में रुक जाएगी, पहले से ही खुद ही ब्रेक लग जाएगा 400 मीटर पहले। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो दावे किए जाते हैं। मधुरेंद्र, आप लगातार जुड़े हुए हैं, मैं शायद आप भी ये तस्वीरें जो हैं आप देख पा रहे होंगे, आप लाइव पर मौजूद हैं, लेकिन ये टॉप एंगल व्यू जो है हम तस्वीरों का देख पा रहे हैं। मधुरेंद्र, समझ से परे है ये, मतलब किस तरह से ये हादसा हुआ होगा कि ट्रैक को छोड़ के छिटक के ट्रेन जो है साइड में देखिए किस तरह से आ गई, स्पीड इतनी ज्यादा थी,
टक्कर के बाद इम्पैक्ट, आपस में टक्कर नहीं हुई तो इम्पैक्ट क्या इतना ज्यादा था? जरा देखिए कि किस तरह से ये तस्वीरें हैं। देखिए बिल्कुल पूरी तरह से छत बिछत डब्बे दिखाई दे रहे हैं। जो टॉप एंगल फोटोग्राफ्स हैं उनमें हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से एक दूसरे को रोकती हुई ट्रेनें एक दूसरे में इस कदर जाके मिल गई हैं कि ये पता नहीं चल पा रहा कि ये डब्बा जो है वो कोरोमंडल एक्सप्रेस का है या फिर ये डब्बा जो है वो हावड़ा और बेंगलोर एक्सप्रेस का है। और उसी के बीच हम देख रहे हैं कि किस तरह से गुड्स ट्रेन के डब्बे भी जो है वो दोनों के बीच में फंसे दिखाई दे रहे हैं। तो कितना भयावह ये टक्कर हुआ होगा, इसकी कल्पना अपने आप में कहिए करना जो है हम कहें कि सिहरन पैदा कर देता है। मैं पिनाज आपको बताऊं कि ये खबर जब सबसे पहले हमारे पास आई थी तकरीबन मैं बताऊं कि 6:45 और 7 बज के बीच की बात है, जब मेरे फोन की घंटी बजनी शुरू हुई और जानकारी मिली। उस वक्त जब हम कोशिश कर रहे थे इस खबर को कंफर्म करने के लिए, तो चूंकि चिंतन बैठक चल रही थी रेलवे की और ऐसे में अधिकारी जो है वो कंफर्म करने की स्थिति में नहीं थे, तो मैंने अपने सोर्स को कहा कि तुम मुझे वीडियो भेजो ताकि मैं देख पाऊं कि इम्पैक्ट क्या है। और सबसे पहले 2 क्लिप्स आए लगभग 12 सेकंड के और 8 सेकंड के, जिसको हम लोगों ने लगभग 7:15 बजे ऑन एयर कर दिया था। और तब मैं बताऊं कि तब मुझे भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा था कि इतने लोग इस हादसे के शिकार हो जाएंगे, लेकिन लगातार सोर्सेज से बात होती रही और वो बतला रहा था कि किस तरह लोग पानी पानी के लिए चिल्ला रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर कोई व्यवस्था भी नहीं है। और ये तब की बात बता रहा हूँ जब हादसा हुआ था और उस दौरान जो है इस तरह की भीषण चित्कार और इस तरह की भयावहता जो है वो साइट पर हुई थी। और सबसे पहले उसके बाद वहां लोकल्स पहुंचे, फिर वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचा और तब एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव हुआ। जो पहली जानकारी आई उसके मुताबिक मैं बतलाऊं कि 50 एम्बुलेंस जो है वो साइट पर मूव किए गए थे, जिससे इस ट्रेन दुर्घटना की भयावहता का पहला अंदाजा निकलकर सामने आया था। और जाहिर तौर पर मशीनरी जो है उसके बाद से अब तक हम कहें कि ट्रैक को क्लियर नहीं कर पाई है। अभी तक लाशें निकाली जा रही हैं, 1000 की संख्या में लोग घायल हैं, लगभग 250 का आंकड़ा टच करने जा रहा है जो कि मृतकों का है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये भारत के अपने इतिहास में सबसे बड़े दुर्घटना का हम जिक्र कर रहे हैं, तब जबकि हम एआई की बात कर रहे हैं कि ट्रेन के परिचालन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा। हम बात कर रहे हैं कि कवच के जरिए जो है पूरे देश में ट्रेन के एक्सीडेंट को रोकने के लिए सिस्टम को लैस किया जाएगा। हम ड्राइवरलेस ट्रेन की बात कर रहे हैं, जबकि हम ड्राइवरलेस मेट्रो चला भी रहे हैं दिल्ली जैसे ट्रैक में हम देखें तो, और हम ड्राइवरलेस ट्रेन की बात कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन का आपने जिक्र किया, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम सेमी हाई स्पीड और हाई स्पीड ट्रेन की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में आप समझिए कि हादसा कई तरह से हम कहें कि एक तरफ जहां रेलवे चिंतन कर रहा था तो रेलवे की चिंता को बढ़ा रहा है और देश की चिंता को बढ़ा रहा है। कैसे सुरक्षित यात्रा को इंश्योर करने में रेलवे जो है कदम उठा पाएगा जब इतने बड़े हादसे से देश इस वक्त गुजर रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये तस्वीरें जो हैं कई सवाल पैदा कर रही हैं कि आखिर अगर डिरेलमेंट